आज का हमारा लेक्चर पुराने लेक्चर की कंटिन्यूटी पर मबनी है, जो कि असल में एसी पावर लॉस थ्रू रजिस्टर था। और उसके साथ साथ आज हम फेजर डायग्राम भी डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि पावर लॉस असल में हम कहते हैं कि कितनी तेजी के साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो रही है, जबकि एसी से मतलब आपके पास अल्टरनेटिंग करंट जो कि एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगा होने की वजह से फ्लो करेगा एक क्लोज सर्किट में, जैसे कि आपके पास यहाँ पर। तो हमने ये किया था कि हमने एक साइकिल के लिए जो एवरेज पावर लॉस थी वो डिटरमिन की थी, और उसका जो फाइनल एक्सप्रेशन था हमारे पास वो निकल कर ये आया था कि जिसमें जो एवरेज पावर लॉस थी एक साइकिल में वो बराबर आई थी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इनटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2। आज हम आगे यहीं से आगे बढ़ेंगे, और सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो 2 लिखा हुआ है हमारे पास, इसको असल में हम मैथमेटिक्स के रूल्स इस्तेमाल करते हुए 2 को हम लिख सकते हैं एक्चुअली आपके पास स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर के रूट से कैंसिल होगा तो वापस आपके पास क्या आ जाएगा 2। फिर इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का प्रोडक्ट। ये तो इस 2 को हम इस फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमें एक खास किस्म की फॉर्म हासिल हो जाए, और उससे खास किस्म की टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि असल में रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज हैं, उनकी टर्म्स में हमारे पास एवरेज पावर लॉस एक साइकिल के अंदर आ जाएगी, जो कि PAVG हमारे पास बराबर आ जाएगी। असल में VM की जगह हम पुट करेंगे, सॉरी हम लिखेंगे यहाँ पर VM लिखेंगे, और 2 की जगह हम नीचे पुट कर देंगे आपके पास यहाँ पर एक अंडर रूट 2 इसके नीचे। फिर हम साथ लिखेंगे यहाँ पर IM, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट यानी कि, और उसको डिवाइड कर देंगे अंडर रूट 2 से यहाँ पर ये। तो अगर हम गौर करें तो हमारे पास ये VM और अंडर रूट 2 की जो टर्म है ये असल में रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज की वैल्यू है, जबकि IM ओवर अंडर रूट 2 असल में हमारे पास जो है ना ये एक्चुअली आपके पास रूट मीन स्क्वायर करंट है। तो इसका मतलब है एक साइकिल के अंदर जो एवरेज पावर लॉस हुई होगी इस प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर, वो असल में आपके पास रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज और रूट मीन स्क्वायर करंट का प्रोडक्ट है। तो जो एवरेज पावर लॉस हुई है इस रेजिस्टिव सर्किट के अंदर एक साइकिल में, ये असल में ये बता रही है कि अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स की बजाय यहाँ पर एक जो है ना वो DC बैटरी सोर्स लगा होता है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर बैटरी के जो होते हैं ना वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। तो ये आपको बता रहा है कि असल में आपके पास रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज की AC सर्किट में जो वैल्यू है, अगर उसी वोल्टेज की हमारे पास एक बैटरी होती और आपके पास रूट मीन स्क्वायर AC सर्किट के अंदर जो करंट है वो असल में इस बैटरी जो लगी होगी उसकी वजह से अगर करंट इस रेजिस्टेंस में इतना फ्लो होगा, तो आपके पास जो एवरेज पावर लॉस हुई है ना वो उतनी ही होगी जितनी एक बैटरी की वजह से होगी या फिर आपके पास एक AC सोर्स की वजह से होगी। तो फिर एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करके लिख सकते हैं कि जो एवरेज पावर लॉस है यानी कि PAVG, उसको हम लिख सकते हैं रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज को हम लिखते होते हैं V वोल्टेज के लिए, ठीक है। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जबकि यहाँ पर साथ क्या आ जाएगा I और साथ आ जाएगा RMS जो कि रूट मीन स्क्वायर करंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एवरेज जो पावर लॉस हुई होगी एक साइकिल के अंदर उसका ग्राफ देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके सामने करंट जो कि हम I से लेबल करते हैं, वोल्टेज जो कि हम V से लेबल करते हैं, और पावर जो कि P से लेबल करते हैं, उनका ग्राफ टाइम के लिहाज से एक ऐसे सर्किट के लेकर आ गया हूं जिसमें हमारे पास एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स हो जिसका मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी में मुसलसल तब्दील हो रहा हो, उसकी वजह से जो करंट, वोल्टेज और जो पावर मिल रही होगी ना, और जो एवरेज पावर लॉस हो रही होगी, उसका जो ग्राफ है वो आपके सामने यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ। चूंकि तीनों क्वांटिटीज टाइम के लिहाज से वेरी कर रही हैं, तो हम ग्राफ इस तरह का प्लॉट कर सकते हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम टाइम लेंगे और वर्टिकल एक्सिस पे हमने पावर, वोल्टेज और करंट को सिमल्टेनियसली प्लॉट किया हुआ है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये वाला जो कर्व है जो कि आपके पास जिसकी हाइट सबसे छोटी है वो असल में आपके पास करंट टाइम ग्राफ है, जिसकी हाइट दरमियानी है यानी कि ये वाला जो ग्राफ है जो कि आपके पास नीले रंग का है ये असल में वोल्टेज टाइम का ग्राफ है, जबकि आपके पास ये जो ऑरेंज टाइप कलर का ग्राफ है ये वाला, ये असल में पावर का ग्राफ है। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो पावर की पीक है वो असल में इंडिविजुअल वोल्टेज और करंट की जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं उससे ज़्यादा है। वो इस वजह से क्योंकि जो पावर हमारे पास आ रही है वो इस वजह से क्योंकि ये जो पावर है वो असल में आपके पास हासिल हो रही है किसी भी टाइम पर आपके पास वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट से।
तो उस वोल्टेज में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज Vm आ रही है, जबकि करंट में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Im आ रही है। तो जब दो बड़ी वैल्यूज का प्रोडक्ट होगा तो वो एक और बड़ा आंसर देगा ना। इस वजह से आपके पास जो पावर की पीक है या हाईएस्ट वैल्यू है वो ज्यादा है इंडिविजुअल वोल्टेज और करंट से। दूसरी जो खास बात है वो पावर वाले ग्राफ की, वो असल में ये है कि जो पावर की वैल्यूज हैं वो असल में इस जीरो से नीचे जा ही नहीं रही, ठीक है, वाई एक्सिस में। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो पावर है, जब आपके पास एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगा हो और उसके साथ एक रेजिस्टर लगा हो या इसकी प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस होती है जो कि चार्ज के फ्लो को रोकती है, तो ऐसे सर्किट्स में जो पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों पावर पॉजिटिव होती है? क्योंकि पावर, वो जो सर्किट एलिमेंट आपने लगाया जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टर, वो असल में इस पावर को क्या करता है, वो कंज्यूम करता है, जिसमें से कुछ एनर्जी जो है वो यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और कुछ जो है वो हीट की फॉर्म में क्या हो जाती है, वो लॉस हो जाती है। तो हीट की जो फॉर्म में लॉस होगी वो असल में हमारे पास ये एवरेज पावर है, जिसका ग्राफ आपके पास देख रहे हैं कि ये असल में जो लाइन है ना, ये वाली जो कि आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है यहाँ पर, ये वाली डैश, जिसको मैं थोड़ा वाजिया रंग दे देता हूँ, ये जो मैंने डैश आपके पास रेड कलर की लाइन लगाई, ये वाली, ये असल में आपके पास एवरेज पावर लॉस है, ठीक है। एक साइकिल में आपके पास कितनी पावर लॉस हो रही होगी, वो असल में आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट का प्रोडक्ट होगा, और ये असल में फिक्स नंबर है। तो इस वजह से आपके पास टाइम गुजरने के साथ साथ एवरेज पावर लॉस में कोई फर्क नहीं आ रहा, उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट रह रही है। लेकिन हर एक लम्हे पे जो इंस्टेंटेनियसली पावर डिलीवर हो रही है वो वैल्यूज क्या हैं, वो मुख्तलिफ हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास इंस्टेंट पावर डिलीवर हो रही है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, वो असल में वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम और करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम का प्रोडक्ट है। दूसरी खास बात यह है कि आपके पास करंट और जो वोल्टेज हैं, इनकी जो पोलैरिटीज हैं वो तो चेंज हो रही हैं, लेकिन पावर की कोई पोलैरिटी नहीं है, तो वो आपके पास पॉजिटिव ही रह रही है। जबकि इसके साथ साथ आपके पास ये जो पावर टाइम का ग्राफ है, इसके अंडर ये एरिया आ रहा है ना, और ये जो एरिया है असल में एरिया अंडर कर्व ऑफ पावर टाइम ग्राफ गिव्स एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, यानी कि कितनी एनर्जी इस सर्किट एलिमेंट जैसे कि रजिस्टर ने एब्जॉर्ब की होगी। एरिया अंडर कर्व ऑफ पावर टाइम ग्राफ उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, क्योंकि पावर हम जानते हैं कि वो किसके बराबर होता है। पावर असल में होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है, कि वक्त कितना वर्क हुआ है टाइम के लिहाज से। तो आपके पास टाइम इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास पावर इनटू टाइम जो है वो वर्क आ जाएगा, और वर्क क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो आपके पास यहाँ पर जो एरिया निकलेगा इस एरिया इस ग्राफ का, वो असल में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आने वाली क्वांटिटी टाइम और वर्टिकल एक्सिस पर आने वाली क्वांटिटी पावर का प्रोडक्ट होगा। और पावर और टाइम का प्रोडक्ट क्या दे रहा है हमें, W, और W क्या है, एनर्जी। अब इस सर्किट में वो जो एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही होगी वो असल में आपके पास एक्चुअली कन्वर्ट हो रही होगी हीट की फॉर्म में भी। और अगर बल्ब लगा होगा इस रजिस्टर की जगह, तो बल्ब की जो है ना वो यूजफुल एनर्जी लाइट है, जबकि उसकी जो हीट उसमें पैदा होती है वो असल में रेजिस्टेंस की वजह से होती है ना। तो हीट की जो है फॉर्म में भी एनर्जी लॉस हो रही है, और यूजफुल एनर्जी जो है वो आपके पास असल में जो लाइट उससे पैदा हो रही है वो है, अगर यहाँ पर रजिस्टर की जगह बल्ब लगा हो तो। उसके साथ साथ जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे बताने वाला है वो ये है कि जो करंट का ग्राफ है उसकी पीक यानी मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू से कम है, वो इस वजह से क्योंकि सर्किट में रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास चार्ज के फ्लो को रोकती है, रुकावट पैदा करती है। तो इस वजह से आपके पास जो वोल्टेज है उससे कम वैल्यू है करंट की। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास ये जो ऐसा सर्किट जिसमें एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस लगी हो, उन सर्किट्स को मैंने आपको बताया था कि हम कहते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए असल में फेजर डायग्राम की बात करेंगे। तो फेजर डायग्राम असल में हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। यानी कि आप ग्राफिकली क्या कर सकते हैं कि करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज है, उनका जो फेज रिलेशनशिप है, उसके जरिए से आप बता सकते हैं। जबकि फेज हम किसे कहते हैं, फेज असल में कहते हैं अल्टरनेटिंग जो क्वांटिटी होती है, जैसे कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज, उसकी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या वैल्यू है और वेव फॉर्म के अंदर वो किस पोजीशन पर है, यानी कि लोकेशन बताने के लिए हम उसका फेज का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमारे पास जो है ना वो फेज डायग्राम फिर क्या करती है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं कि रिप्रेजेंट ईच वोल्टेज और करंट फेजर एज वेक्टर, यानी कि हर वोल्टेज और करंट को हम क्या करते हैं, आपके पास एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपके पास ये एक वेक्टर हो, और वेक्टर की खास बात ये होती है कि उसकी एक लेंथ होती है, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी लेंथ है, और ये तीर का जो निशान है ये एक्चुअली पॉइंट करेगा डायरेक्शन किस तरफ है। जबकि ये वेक्टर की कहलाती है टेल,
जबकि ये जो तीर का निशान है असल में ये जिस तरफ होगा ये असल में कहलाता है हेड। अब चूंकि फेजर डायग्राम फेज रिलेशनशिप के बारे में बताता है करंट और वोल्टेज के बीच, तो फेज असल में हमारे पास एंगल होता है। तो हमारे पास एक साइकिल के अंदर जो टोटल एंगल कवर होता है वो 360 डिग्री होता है। तो हमने यहाँ पर आपके सामने ये 360 डिग्री तक सब कुछ रिप्रेजेंट कर दिया है, और हर दो लाइन्स के बीच में यहाँ पे जो स्पेसिंग है वो एक्चुअली 30 डिग्री की है। 330 के बाद 360 डिग्री आता है। 360 डिग्री कहूँ या 0 डिग्री कहूँ बात एक ही है, क्योंकि इसके बाद जो है ना वो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी अपना जो पैटर्न है वो दोबारा उसी तरीके से रिपीट करने लग जाती है। अब फेजर डायग्राम की खास बात यह है कि हमें यह बताती है, फेजर डायग्राम्स गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट विच क्वांटिटी लीड्स एंड विच लैग्स, यानी कि करंट और वोल्टेज में से कौन सी क्वांटिटी लीड करेगी और कौन सी लैग करेगी, ये हमें फेजर डायग्राम से पता चलेगा। तो लीड और लैग का कॉन्सेप्ट जैसे कि आप जानते हैं उसमें यह है, उसको समझने के लिए वापस में ये करंट और वोल्टेज के ग्राफ पर आ गया हूं। तो इसमें ये देखना पड़ता है कि कौन सी आपके पास करंट और वोल्टेज के जो ग्राफ हैं वो आपने प्लॉट करने हैं, और देखना है कि करंट और वोल्टेज में से कौन सी क्वांटिटी अपनी पीक वैल्यू को सबसे पहले गेन कर रही है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो इस टाइम के लम्हे पर आपके पास जो हो रहा है वो ये है कि आपके पास वोल्टेज भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है, और जो वो क्या कहते हैं करंट भी है वो भी असल में अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है। ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है जबकि ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है। तो अब दोनों ही चूंकि अपनी पीक वैल्यू को यानी कि मैक्सिमम वैल्यू को सेम टाइम पर गेन कर रहे हैं, इस वजह से ना तो करंट लीड कर रहा है ना ही वोल्टेज लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। ये फर्क जरूर है कि वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू करंट की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है। वो क्यों है वजह तो मैं बता चुका हूं, लेकिन अब यहां पर ये नजर आ रहा है कि करंट और वोल्टेज दोनों क्या है, वो सेम टाइम पर अपनी पीक वैल्यू गेन कर रहे हैं। तो यहां से जो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल कर आई वो ये है कि करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। जब कोई भी क्वांटिटी लीड या लैग ना कर रही हो, जैसे कि करंट और वोल्टेज इस सिनेरियो में हमारे पास अपनी पीक वैल्यू सेम लम्हे पर गेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये असल में क्या है, वो इन फेज है। तो इस वजह से हम इस फेजर डायग्राम के ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि इन फेज जो कि वोल्टेज और करंट है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके सामने एक ये जो नीले रंग का तीर है जो कि मैं 0 डिग्री पे प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, ये असल में आपके पास वोल्टेज का है जिसको मैं V से लेबल कर रहा हूं, और इसी के ऊपर आपके पास क्योंकि इनके बीच में किसी किस्म का कोई फेज डिफरेंस नहीं है ना, इसी वजह से तो ये इन फेज है। फेज डिफरेंस होने का मतलब है कि आपके पास एक अपनी पीक वैल्यू पहले गेन कर रहा हो और दूसरा जब बाद में गेन कर रहा हो, तो उनके बीच में जो एंगल का फर्क होगा ना, उसी को हम असल में क्या कहते हैं, फेज डिफरेंस। तो अब चूंकि दोनों करंट और वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू सेम टाइम पे गेन कर रहे हैं, इस वजह से ये दोनों इन फेज हैं। लेकिन अब सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि क्योंकि आपने ग्राफ में ये देखा था कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू से कम है, तो जब आपने वेक्टर्स जैसे कि आपके पास यहाँ पर वोल्टेज और करंट को हम क्या कर रहे हैं कि हम वेक्टर्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो वेक्टर की लेंथ होती है ना वो मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो मैंने असल में आपके पास वोल्टेज का वेक्टर बड़ा ड्रॉ किया है, जबकि इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट का वेक्टर होगा जिसको मैं आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, वो असल में जो कि मैं लाल रंग से लेबल कर रहा हूँ वो असल में इससे छोटा है, लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या है, वो इन फेज है। क्यों? अब करंट आई क्यों छोटा है वोल्टेज से वो पता चल चुकी है, वजह रेजिस्टेंस की वजह से, लेकिन है ये दोनों क्या है, ये इन फेज है। किस सर्किट के अंदर? जब आपके पास एक ऐसा सर्किट हो जिसमें एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ सिर्फ एक रेजिस्टर लगा हो, या अगर और भी कोई कंपोनेंट लगा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर हो और कोई कंपोनेंट ना हो। तो आज हमने एसी पावर लॉस थ्रू पहले रेजिस्टर के बारे में पढ़ा और फिर हमने फेजर डायग्राम को अंडरस्टैंड किया।